अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। स्टे टूअर विद आरएसआर चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम ललन टॉप सीरीज का पार्ट 7 पढ़ेंगे। पिछले सभी पार्ट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। आज के सेशन में हमें दक्षिण भारत के उन 5 प्रमुख राजवंशों के बारे में पढ़ना है जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। इनसे अक्सर प्रश्न जोड़े मिलाव के रूप में आते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट राजवंश है इमाद शाही। यह शासन करता था बरार राज्य में। 1484 ईस्वी में फतेह उल्लाह इमाद ने इमाद शाही वंश की स्थापना की थी। इनकी प्रारंभिक राजधानी एलिचपुर थी और कालांतर में गाविलगढ़ बरार की राजधानी बन गई थी। 1574 ईस्वी में अहमदनगर में बरार राज का विलय हो गया था। तो सभी पॉइंट्स को नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है बीजापुर राज। यहाँ पर आदिल शाही राजवंश का शासन था। 1489 ईस्वी में यूसुफ आदिल शाह ने आदिल शाही राजवंश की स्थापना बीजापुर में की। इनकी राजधानी नौरसपुर थी और 1686 ईस्वी में औरंगजेब ने बीजापुर का विलय मुगल साम्राज्य में कर लिया था। क्लियर। नेक्स्ट है निजाम शाही राजवंश। ये शासन करता था अहमदनगर में। 1490 ईस्वी में मलिक अहमद ने निजाम शाही राजवंश की स्थापना की। इनकी प्रारंभिक राजधानी जुन्नार थी और कालांतर में राजधानी अहमदनगर बन गई थी। ठीक है, अहमदनगर राज्य का नाम था और राजधानी का नाम भी अहमदनगर ही था। 1633 ईस्वी में शाहजहां ने अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। क्लियर। नेक्स्ट है आपका गोलकुंडा। तो गोलकुंडा राज्य में कुतुब शाही राजवंश का शासन था। 1512 ईस्वी में कुली कुतुब शाह ने गोलकुंडा राजवंश की या कुतुब शाही राजवंश की स्थापना की थी। इनकी राजधानी गोलकुंडा थी और 1687 ईस्वी में औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य में कुतुब शाही राजवंश या गोलकुंडा राज्य का विलय मुगल साम्राज्य में कर लिया था। क्लियर। लास्ट वन है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट बीदर। यहाँ पे कौन सा राजवंश था? यहाँ पर शासन करता था वरीद शाही राजवंश। 1526 ईस्वी में अमीर अली बरीद ने बीदर में वरीद शाही राजवंश की स्थापना की। इनकी राजधानी बीदर थी और 1618 में बीजापुर में बीदर का विलय हो गया था। क्लियर हो गया। तो इन सबको नोट कर लीजिए। इसकी पिक्चर जो है हम वो टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देंगे। यदि आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आंग्ल मैसूर संघर्ष। खूब परीक्षा में पूछा जाता है, अक्सर जोड़े मिलाव से इसमें प्रश्न आते हैं। तो पहला जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था वह हुआ था 1767 से 1769 के बीच। शासक कौन था उस समय? हैदर अली थे। बंगाल के गवर्नर लॉर्ड वेलस्ट थे। याद रखेंगे, मद्रास की संधि हुई थी 1769 ईस्वी में। दूसरा हुआ था द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 ईस्वी में। इसमें हैदर अली की 84 मृत्यु हो गई थी। तो इस समय शासक लेकिन कौन थे? हैदर अली ही थे और बंगाल के गवर्नर थे वारेन हेस्टिंग्स। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और मंगलौर की संधि हुई थी 1784 में हैदर अली की मृत्यु के बाद। तो जो संधि है वह टीपू सुल्तान और वारेन हेस्टिंग्स के बीच हुई थी। नेक्स्ट तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 के बीच हुआ। इस समय मैसूर के शासक टीपू सुल्तान बन चुके थे। बंगाल के गवर्नर लॉर्ड कार्नवालिस थे और संधि हुई थी श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 ईस्वी में। इन सबको नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जोड़े मिलाव से प्रश्न खूब पूछे जाते हैं। बंगाल के कभी गवर्नर पूछ लिए जाते हैं तो कभी इनके ईयर्स पूछे जाते हैं। ठीक है। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में हुआ। इसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। बंगाल का गवर्नर लॉर्ड वेलेस्ली था इस समय पर और मैसूर जो है वो सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य बन गया। क्लियर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है मराठों द्वारा की गई प्रमुख संधियां। इंपॉर्टेंट हैं। पहली संधि है पुरंदर की संधि जो 1665 में जयसिंह और शिवाजी के बीच की गई। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा यही पूछी जाती है। फिर है आपकी संगोला की संधि, ये चर्चा में थी इसलिए इसको भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 1750 ईस्वी में हुई थी बालाजी बाजीराव और राजा राम के बीच। ठीक है। फिर झलकी की संधि 1752 में बालाजी व हैदराबाद के निजाम के बीच हुई। उसके बाद नेक्स्ट है आपकी राक्षस भुवन की संधि जो 1763 ईस्वी में हुई माधव राव और हैदराबाद के निजाम के बीच। नेक्स्ट है पांचवी आपकी कंकापुर की संधि जो 1769 ईस्वी में माधव राव व जनोजी के बीच हुई। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जिसे हम कहें वह है सूरत की संधि 1775 रघुनाथ राव व ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। पुनः पुरंदर की संधि होती जिसे पुरंदर की द्वितीय संधि भी कहते हैं जो 1776 में हुई थी माधव राव नारायण राव व
अंग्रेज के बीच, ठीक है। फिर बड़गांव की संधि आती है जो उसके 3 वर्ष बाद ही 1779 ईस्वी में माधव नारायण राव और अंग्रेजों के बीच हुई। फिर सबसे इम्पोर्टेंट सालबाई की संधि याद करिए 1782 में हुई, माधव राव नारायण राव और अंग्रेजों के बीच। इस समय पर जो गवर्नर जनरल थे वे वारेन हेस्टिंग्स थे। उसके बाद आती है आपकी बसीन की संधि जो हुई 1802 में। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। अभी हम आपको बता देंगे कौन कौन सी विशेष रूप से याद रखनी है। बसीन की संधि 1802 में बाजीराव द्वितीय व अंग्रेजों के बीच। फिर आती है आपकी देवगांव की संधि, उसके 1 साल बाद 1803 में भोसले और अंग्रेजों के बीच, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपकी सुरजी अर्जुन गांव की संधि, या इसे केवल अर्जुन गांव की संधि भी बोलते हैं। अभी 1803 में हुई थी, सिंधिया और अंग्रेजों के बीच। फिर आती है आपकी राजापुर घाट की संधि 1804, होलकर व अंग्रेजों के बीच। फिर है पूना की संधि 1817 में बाजीराव द्वितीय व अंग्रेजों के बीच। ग्वालियर की संधि 1817 में दौलत राव सिंधिया व अंग्रेजों के बीच। लास्ट है आपकी मंदसौर की संधि 1818, होलकर और अंग्रेजों के बीच। क्लियर हो गया। तो इसमें से कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है उनको टिक कर लीजिए। पहले नंबर पर आप टिक करिए इसमें पुरंदर की संधि जो हुई 1665 में। उसके बाद संगोला याद रखिए 1750 ईस्वी में। उसके बाद याद रखेंगे सूरत की संधि 1775 में। पुरंदर की संधि जो दूसरी वाली थी वह 1776 में। उसके बाद कौन सी याद रखनी है, उसके बाद सालबाई, बसीन, देवगांव, अर्जुन गांव, ये सब इंपॉर्टेंट है, इनको नोट कर लीजिए। फिर पूना की संधि, ग्वालियर की संधि और मंदसौर की संधि जो 1818 में होलकर और अंग्रेजों के बीच हुई, इन सबको याद रखेंगे। क्लियर हो गया। आगे देखते हैं पेशवा वंश के बारे में, ठीक है। कई बार कालक्रम पूछ लिया जाता है कि किसके बाद कौन आया, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेते हैं। तो पहले हैं बालाजी विश्वनाथ, इन्होंने ही पेशवा की उपाधि धारण की थी और यहीं से पेशवाई स्टार्ट होती है। बालाजी विश्वनाथ के बाद शक्ति 2 गुटों में बढ़ जाती है, बाजीराव प्रथम और चिमनाजी अप्पा के बीच। चिमनाजी अप्पा इन्होंने क्या किया था, इनकी जो डेथ है वो हो गई थी पानीपत के तीसरे युद्ध में, याद रखेंगे। बात करते हैं बाजीराव प्रथम की, तो इनके बाद शक्ति पुनः 2 भागों में बढ़ गई। रघुनाथ राव जिन्हें रघोबा कहा जाता था और बाजीराव जिन्हें 1740 और 61 के बीच इनका शासन था। इनके 3 पुत्र थे मुख्य रूप से, विश्वास राव, माधव राव और नारायण राव, ठीक है। तो इनके बारे में पहले पढ़ लेते हैं। और जो 7वें इनके नेक्स्ट थे वो थे माधव राव नारायण। इस संबंध में हमने संधियां भी ऊपर पढ़ी हैं। और अब आप बात करते हैं रघुनाथ राव या रघोबा की, तो इनके बीच इनके जो पुत्र थे उनके बीच शक्ति का बंटवारा हुआ, जिसमें से पहले नंबर पर थे अमृता राव, फिर थे बाजीराव द्वितीय, चिमनाजी अप्पा, ठीक है। अमृत राव के जो दत्तक पुत्र थे वह थे विनायक राव और बाजीराव द्वितीय के थे दत्तक पुत्र नाना साहब, जो बाद में आकर कानपुर में बस गए थे। तो इनका आप क्रम याद रखिएगा, क्रम से देखिए नंबरिंग दी हुई है, उसी हिसाब से देखना है। पहले नंबर पर बालाजी विश्वनाथ, फिर बाजीराव प्रथम, फिर बाजीराव, ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पर रघुनाथ राव के बाद आते हैं माधव राव नारायण और अंतिम आते हैं बाजीराव द्वितीय और उसके बाद नाना साहब, ठीक है। क्लियर हो गया। आगे जो इम्पोर्टेंट है वो देखते हैं प्रमुख मराठा क्षेत्र व उनकी राजधानियाँ। तो गायकवाड़ जो मराठा क्षेत्र था उसकी राजधानी बड़ौदा थी। होलकर मराठा क्षेत्र की राजधानी इंदौर थी। भोसले मराठा क्षेत्र की राजधानी नागपुर थी। सिंधिया की ग्वालियर, छत्रपति की सतारा और अंतिम बचते हैं पेशवा जो पुणे में स्थापित थे, तो इनकी राजधानी पुणे थी। क्लियर हो गया। इनको याद कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं मराठाओं संबंधित जो प्रचलित शब्दावलियाँ थी। पहले नंबर पर आता है वतन। तो अनुवांशिक भूमि को वतन बोला जाता था, ठीक है। जो खजांची होता था उसे पोटनिस बोला जाता था, याद रखेंगे। सिलहदार किसे कहा जाता था, घोड़े के सैनिक जिन्हें घोड़े व हथियार स्वयं लाने पड़ते थे उन्हें कहा जाता था सिलहदार, ठीक है। फिर आता है मजूमदार, लेखा परीक्षक व लेखा अधिकारी को कहा जाता था, अकाउंटेंट को मजूमदार। क्लियर। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है वो देख लेते हैं कारखानिस, कारखाने की देखरेख करने वाले को कारखानिस कहा जाता था। चिटनिस किसे कहा जाता था, पत्र व्यवहार करने वाले लिपिक को, क्लर्क को चिटनिस कहा जाता था, ठीक है। फड़निस कहा जाता था उपलेखा परीक्षक को। फिर आता है आपका चौथ, मराठों द्वारा पड़ोसी राज्यों से वसूले गए कुल उत्पादन का 1/4 हिस्सा चौथ कहलाता था, ठीक है। सरदेशमुखी, यह राज्य की आय का 1/10 हिस्सा होता था। भूमिया क्या होता था, यह एक भूमिपत वर्ग था जिसे भूमिया कहा जाता था, ठीक है। फिर आता है आपका बारगीर, ऐसे सैनिक जिन्हें राज्य द्वारा घोड़े व हथियार प्रदान किए जाते थे
उन्हें बारगीर कहते थे। और हमने अभी पढ़ा था सिलेदार, सिलेदार वाले सैनिकों को क्या अपने घोड़े और हथियार स्वयं लाने होते थे, जबकि बारगीर को घोड़े और हथियार राज्य की ओर से प्रदान किए जाते थे। फिर आता है आपका नेक्स्ट देशमुख, ये उत्तर भारत के ग्राम प्रधान चौधरी, गुजरात के देसाई के समकक्ष होते थे। ठीक है, आपका आता है जमादार, मराठाओं के समय पर जमादार किसे कहा जाता था, कोषाध्यक्ष को। ठीक है, देश किसे कहा जाता था, पूर्व से दक्षिणी घाट तक विस्तृत दक्कनी पठार को देश कहा जाता था। किले के अधिकारी को किलेदार कहा जाता था। जो कुली वर्ग का अधिकारी था उसे खानजाद कहा जाता था। दफ्तरदार को सबनिस कहा जाता था। और सीमा शुल्क जो लगता था उसे कहा जाता था चकन। क्लियर। और एक है आपकी सबसे इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिए, रुक का, ये क्या था, मराठा तांबे की मुद्रा थी जिसे 1/4 तोला होता था, यानी 40 रुपये बराबर 1 टका होता था। क्लियर। अब हम देख लेते हैं मध्यकालीन विशिष्ट शब्दावलियाँ जो मुगल काल और सल्तनत काल संबंधित थी। तो पहले नंबर पर है एकता। भूमि का एक टुकड़ा, सुल्तानों के अधीन राजनीतिक प्रशासनिक शक्तियों का बंटवारा, वो क्या कहलाता था, एकता कहलाता था। यानी भूमि का एक टुकड़ा एकता कहलाता था। भूमि कर को खराज कहा जाता था। बादशाह द्वारा वस्त्रों के लिए किसी को भेंट दी जाती थी तो उसे खिलअत कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है जमाहल हासिल, वास्तविक मालगुजारी, यानी टैक्स जो होता था उसे, जो वास्तविक होता था सारे खर्च काटने के बाद, उसे कहा जाता था जमाहल हासिल। ठीक है, वलायत किसे कहते थे, वलायत कहा जाता था विदेशी भूमि को। 10,000 सैनिकों की टुकड़ी को तुमुन कहा जाता था। और विधर्मियों की भूमि को कहा जाता था दार उल हरब। ठीक है, दार उल हरब कहा जाता था विधर्मियों की भूमि को। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है गाजी, गाजी कहा जाता था भक्त को। ठीक है, वह मुस्लिम जिसने विधर्मियों से लड़ने की कसम खाई है उसे गाजी कहा जाता था। दीवाने वयूतात वित्त विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। आय व्यय के लेखाकार को मुसरिफ कहा जाता था। आय व्यय का जो लेखा परीक्षक होता था उसे मुस्तैफू कहा जाता था। ठीक है, क्या कहा जाता था, मुस्तौफी। क्लियर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है, हदीस का कौन थे, पैगंबर मोहम्मद के कथनों एवं उनके जीवन से संबंधित कहानी के संग्रह को हदीस कहा जाता था। 10 घुड़सवारों का सेना नायक, उसे कहा जाता था सरखेल। ठीक है, इस्लाम के धार्मिक नियम आप जानते हैं वह सरिया में लिखे हुए हैं। मुसलमानों से लिया जाने वाला जो भूमि कर था उसे उस्र कहा जाता था। याद रखेंगे, मुसलमानों से लिए जाने वाले भूमि कर को उस्र कहा जाता था। नेक्स्ट क्या है याद रखने लायक, वह स्थान जहाँ सूफी संत रहते थे उसे खानकाह कहा जाता था। ठीक है, तो विभिन्न सूफी संतों की अलग अलग जगह पे खानकाह थी। उसी हिसाब से आप याद रखेंगे भू राजस्व का हिसाब किताब रखने वाले अधिकारी को कारकून कहा जाता था। उसके बाद आता है फिरोज शाह तुगलक द्वारा जो स्थापना कराई गई थी चिकित्सालय की उसे शिफा खाना कहा जाता था। क्या कहा जाता था, शिफा खाना। ठीक है, इटालियन सिक्का को उस टाइम कहा जाता था ड्यूकट। क्लियर। लगान के बदले में नगद वसूली के धनादेश का आज्ञापत्र कहलाता था इतलाकनामा। जो पुर्तगाली स्वर्ण मुद्रा थी उसे क्रूसेडो कहा जाता था। सूबेदार कौन होते थे, प्रांतीय शासक सूबेदार कहलाते थे। खालसा भूमि कैसी भूमि होती थी, जिस भूभाग का प्रबंध केंद्र सरकार द्वारा किया जाता था उस भूमि को खालसा भूमि कहा जाता था। क्लियर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है, याद रख सकते हैं 3000 के ऊपर के जो मनसबदार होते थे उन्हें उमरा ए आजम कहा जाता था। और मुगल काल में सबसे उत्तम भूमि जिस पर वर्ष में आप 2 बार फसल ले सकते थे उस भूमि को कहा जाता था पोलज। ये पूछा गया है, याद रखिएगा। ठीक है, पोलज याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसी प्रकार से एक प्रकार की भूमि थी चांचर या छाछर। चांचर ऐसी भूमि होती है 3rd ग्रेड भूमि जिसे 4-5 वर्ष तक खाली रखा जाता था, उसके बाद उसमें कृषि की जाती थी। गल्ला बख्शी क्या होता था, इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, भू राजस्व निर्धारण की प्रणाली थी गल्ला बख्शी। इसमें फसल की कटाई के बाद लगान लिया जाता था। ठीक है, नसक क्या था, भू राजस्व निर्धारण की पद्धति, खड़ी फसल के आधार पर लगान का अनुमान लगाया जाता था। जब्ती व्यवस्था क्या थी, भू राजस्व निर्धारण की एक प्रणाली थी। तो ये सभी प्रणाली परीक्षा में पूछी जाती है, गल्ला बख्शी, नशक और जब्ती याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका कनकूत, तो भू राजस्व निर्धारण प्रणाली थी कनकूत, याद रखेंगे। ठीक है, मीर बख्शी कौन था, मुगल कालीन सैन्य विभाग का प्रमुख जो होता था उसे मीर बख्शी कहा जाता था। ठीक है, मीर बख्शी कहा जाता था। करोड़ी कौन था, माल कलेक्टर को करोड़ी कहते थे। अकबर के समय में इसकी नियुक्ति हुई थी। फिर आता है आपका खबरनवीस, गुप्तचरों को खबरनवीस कहा जाता था। ठीक है, खबरनवीस कहा जाता था जो गुप्तचर होते थे। उसके बाद आ जाता है आपका अमल गुजार,
जिले का प्रमुख वित्त अधिकारी जो लगान वसूली का कार्य करता था उसे अमल गुजार कहते थे। क्लियर। नेक्स्ट है आपका कानून गो। परगने के पटवारियों का प्रमुख कानून गो कहलाता था। ठीक है। और परगने के खजांची को पोतदार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पोतदार। नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट आता है आपका केरानी। जो लिपिक होते थे, जो क्लर्क होते थे, उन्हें केरानी कहा जाता था। ठीक है। अहूदी कौन थे? सम्राट के विश्वास पात्र सैनिकों को अहूदी कहा जाता था। पैदल सैनिक जो तलवारों से युद्ध करते थे उन्हें कहा जाता था शमशेरबाज। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इसको। पैदल सैनिक जो तलवारों से युद्ध करते थे उन्हें शमशेरबाज कहा जाता था। और बरगीर हम पढ़ ही चुके हैं। बरगीर वे स्थायी घुड़सवार थे जिन्हें सरकार की ओर से अस्त्र शस्त्र और घोड़े मिलते थे, वे वरगीर कहलाते थे। ठीक है। और सिलेदार कौन से सैनिक थे? ऐसे सैनिक थे जो अपने घरों में रहते थे और उन घुड़सवारों को जब आवश्यकता पड़ती थी तभी बुलाया जाता था। क्लियर। नेक्स्ट है आपका मीर आतिश। तोप खाने के अध्यक्ष को कहा जाता था मीर आतिश। ठीक है। मकतब किसे कहते थे? मकतब कहा जाता था मुस्लिम वर्ग को जब प्रारंभिक शिक्षा दी जाती थी जिस संस्थान में, उस संस्थान को मकतब कहा जाता था। क्लियर। नेक्स्ट है आपका अबवाव। जमींदारों द्वारा लगाए जाने वाले स्थानीय कर या चुंगी जो इस्लाम के विरुद्ध हो उसे कहा जाता था अबवाव। याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है जामी। मस्जिदों में जो प्रधान मस्जिद होती थी उसे जामी कहा जाता था। क्लियर। नेक्स्ट है आपका अलतमगा। सम्राट द्वारा दी जाने वाली विशेष प्रकार की जागीर को अलतमगा कहा जाता था। अमीन। शेरशाह के काल में परगने के एक अधिकारी को अमीन कहा जाता था। याद रखेंगे। बटाई या गल्ला बख्शी पढ़ चुके हम ऑलरेडी। क्या होती थी? यह भूस्वामी के बीच उपज का बंटवारा था। जो भूस्वामी होता था और जो खेत को जोतता था उसके बीच क्या होता था? आज भी बटाई और गल्ला बख्शी चलती है। खेत किसी का है, उस पर किसी और ने साल भर के लिए उस पर काम किया, जो उपज हुई वह बराबर हिस्से में बढ़ जाती है खेत जोतने वाले और जो भूमि का स्वामी है उसके बीच। तो उस समय पे भी इसको बटाई या गल्ला बख्शी कहा जाता था। क्लियर हो गया। चकला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पूछी गई है। यह मध्यकाल की एक प्रशासनिक इकाई थी जो शाहजहां के समय में अस्तित्व में आई थी। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट आपका जो इम्पोर्टेंट है वो याद रखेंगे जरीब। जमीन को मापने का एक उपकरण था जरीब। क्लियर हो गया। हासिल क्या था? किसी क्षेत्र से प्राप्त होने वाली वास्तविक जो राजस्व टैक्स होता था उसे हासिल कहा जाता था। जब आप वसूलने जाते हैं टैक्स को तो कुछ खर्चे भी होते, तो उन सभी खर्चों को काटने के बाद जो वास्तविक टैक्स कलेक्शन होता था उसे हासिल कहा जाता था। ठीक है। इजारा क्या था? भू राजस्व वसूली के क्षेत्र को ठेके की प्रथा में के रूप में परिवर्तित कर देना। यानी कि आप इजारा प्रथा थी कि आपको इस हिस्से का क्या करना है, टैक्स वसूलना है, आपको उसके बदले कुछ पैसा दिया जाएगा। तो यह व्यवस्था कहलाती थी इजारा व्यवस्था। हुंडी क्या था? स्वदेशी बैंकर द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र ही हुंडी कहलाता था। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं दस्तूर। अकबर के काल में राजस्व निर्धारण की दरों की सूची को दस्तूर कहा जाता था। क्लियर हो गया। फिर नेक्स्ट है आपका दार उल इस्लाम। मुसलमानों का जो देश था उसे दारुल इस्लाम कहा जाता था। ऐसा कहा जाता था औरंगजेब के द्वारा कि वह दारुल इस्लाम की स्थापना करेगा भारत में। फिर है आपका जरीबाना। भूमि की पैमाइश के बदले लिया जाने वाले कर को जरीबाना कर कहा जाता था। महासिलाना हम पढ़ चुके हैं। राजस्व इकट्ठा करने के लिए लिया जाने वाला कर महासिलाना कहलाता था। फिर है कुलकर्णी। मराठों का जो लेखाधिकारी होता था उसे कुलकर्णी कहा जाता था। मराठा के प्रधानमंत्री को पेशवा कहा जाता था। बाद में यह पद जो था वह स्थायी हो गया था और एक प्रकार से यही स्वतंत्र रूप में शासन करने लगे थे पेशवा। फिर आता है खराज। गैर मुस्लिम कृषकों से वसूले जाने वाले भूमि कर को खिराज कहा जाता था। मद ए मास। विद्वान अथवा धार्मिक लोगों को सहायता के रूप में दी जाने वाली भूमि को कहा जाता था मदद ए मास या मद ए मास। क्लियर, याद रखेंगे। फिर आता है मनसब। मुगल काल में जात तथा सवारों की संख्या के आधार पर पदाधिकारियों को दिए जाने वाले पद को मनसब कहा जाता था। फिर आता है तकावी ऋण। सरकार द्वारा कृषकों को दी जाने वाली पेशगी रकम। तकावी ऋण का सीधा संबंध है, कृषि करनी है आपके पास लेकिन पैसे नहीं हैं खाद लेने के लिए, बीज लेने के लिए, तो उसके पहले ही आप अपनी कृषि की जब फसल आएगी उसके पहले ही आप क्या करते हैं, कृषि करने के लिए लोन ले लेते हैं, तो वही कहलाता था तकावी ऋण। ठीक है। उसके बाद क्योंकि आपके पास अब धन है तो आप विभिन्न प्रकार के बीज और उर्वरक को खरीद सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है इसमें देख लेते हैं।
वाकिया नवीस कई बार पूछा गया है, यह एक मराठा मंत्री था तथा अष्टप्रधान में वाकिया नवीस सम्मिलित था। फिर आता है सर ए नौबत, मराठा राज्य में सेनापति को सर ए नौबत कहते थे। क्लियर हो गया। हवलदार मराठा राज्य में दुर्ग का एक अधिकारी था। अमीर उल मोमीन विश्वास पात्रों का मुखिया कहलाता था, अमीर उल मोमीन। ठीक है। फिर है आपका शाहरुख, ये बाबर द्वारा एक सिक्का चलाया गया था। ठीक है, मुगलकालीन चांदी का सिक्का था शाहरुख, याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है आपका वेल्लम, गुड़ को वेल्लम कहा जाता था, जो गुड़ हम खाते हैं उसी को कहा जाता था वेल्लम। ठीक है। नेक्स्ट है दस्तार बंदान, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सल्तनत काल में धार्मिक और न्यायिक पदों पर आसीन उलेमाओं को सामूहिक रूप से दस्तार बंदान कहा जाता था। ठीक है, याद रखेंगे। कल की क्लास रूट एंड करेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कल हम जो कृषकों से संबंधित विभिन्न प्रकार के विद्रोह थे, नागरिकों के विद्रोह थे, उनको डिटेल में पढ़ेंगे, तो कल की क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मिलते हैं कल की क्लास में।